संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और उसके पहले सप्ताह का आज अंतिम दिन है। तमाम मुद्दों पर आज के एजेंडे को लेकर और साथ ही इस पूरे सत्र को लेकर कहीं ना कहीं हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ पटेल उमेश भाई, बाबू भाई जुड़े हुए हैं जो कि लोकसभा के एमपी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उमेश भाई। उमेश भाई जी, जैसे अभी बता रहे हैं रोडमल नागर जी भी, एक तरह से देखें तो जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उस पर चर्चा और मतदान होना, सरकार जो बजट के दौरान अतिरिक्त व्यय है उसके लिए संसद से एक तरह से अनुमति लेती है, मंजूरी लेती है। तो इस प्रक्रिया को आप संसदीय वित्तीय जवाबदेही के दृष्टिकोण से कितना अहम मानते हैं? एक्चुअल में यही परंपरा जो है वो हमारे भारत को महान भारत बनाती है, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो सरकार थोप नहीं देती। सरकार उस पे सारे लोगों की विचार परामर्श उस पर लेती है और जो उसमें, जैसे सर ने कहा, अगर कोई आपत्ति है या कोई भी विद्वान व्यक्ति हो जो अपने परिवेश से वो चीजें बनाता है तो हो सकता है कि वो त्रुटियां रह जाए, तो सदन में उस पर विस्तार से चर्चा की जाती है और उस त्रुटियों को वापस सुधार करके उस प्रणाली को सबसे अधिक सचोट कारगर लोगों के जीवन में परिवर्तित आए और विकास की परिभाषा बने, उसके लिए वो किया जाता है। तो ये जो प्रणाली है वो बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण होती है। इसलिए बजट में ये जो प्रणाली हमारी भारत की परंपरा है उसके लिए तो ये महान परंपरा है, तो ये बहुत जरूरी और कारगर नीति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से देखें उमेश भाई, तो संसद जितनी सत्ता पक्ष की है, जितनी विपक्ष की है, उतनी ही हर सांसद की है और उतनी ही जनता के लिए भी है। तो एक तरह से इस अधिकार का सही से उपयोग ना होना, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत को सामने लाने का मंच हो जाता है सरकार के लिए भी, और इस प्रक्रिया से एक तरह से सरकार को अपनी जो योजना है उनकी समीक्षा का, उनमें सुधार का भी बहुत बड़ा अवसर मिलता है प्रश्नों के जरिए। तो इसको आप कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, प्रश्नकाल का बार बार बाधित होना? एक्चुअल में इसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी और व्यथित हूँ। इस पर तो मैंने बहुत बार बाहर धरना भी दिया, मैंने उस पर विरोध भी दर्शाया। और आप लास्ट 2 सेशन देखेंगे तो उसमें जीरो और हमारे जो प्रश्नकाल है वो स्टार पे क्वेश्चन मैडम ऐसे ही नहीं लगते। मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट 2 सेशन में 150 से 200 सवाल पूछ चुका हूं, एक भी स्टार क्वेश्चन नहीं आया है। तो कहने का आप तात्पर्य देखिए कि कितनी मेहनत के बाद उसका क्वेश्चन आता है। और वो सारे क्वेश्चन जो है सर ऐसे बता रहे थे वो सिर्फ सदस्यों का ही नहीं मगर हर एक देशवासी का ये प्रश्न होता है, उनका काल होता है और उनकी समस्याओं की यहाँ पर निराकरण की बात होती है और सरकार की जवाबदेही का ये काल होता है। मगर सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा है इस बार विपक्ष का, और विपक्ष को चाहिए था कि सरकार की जवाबदेही तय करे, मगर दुखद रूप से विपक्ष ने ही सारे प्रश्नकाल को चलने नहीं दिया। ये मेरा बहुत बड़ा दुख का विषय रहा। और हम जैसे प्रदेश से जो लोग आते हैं, ना जहां ना लेजिस्लेशन है, ना कोई राज्यसभा में कोई हमारा प्रतिनिधित्व है, वैसे में एक मात्र मंच होता है लोकसभा, और उसमें भी बहुत मुश्किल से कहा तो जीरो आता है या तो प्रश्नकाल आता है। उसमें जब ना चले तो बहुत ही दुख होता है। इसलिए मैंने इस पर अभी इस सेशन में आज मेरा बिल भी आ रहा है, मैंने ऐसा बिल लाया है कि सेशन में जो सदन में बैठते हैं उन सदस्यों की जवाबदेही फिक्स की जाए, प्रश्नकाल और जीरो में प्रावधान ना डाला जाए। अगर कोई प्रतिनिधि सदस्य उसमें व्यवधान डालता है या करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो और उस दिन के लिए उसको सस्पेंड किया जाए। सदन ना चले तो सदस्यों की सैलरी रोक दी जाए और जो सदन चलने का जो खर्चा है वो सदन के सदस्यों से ही वसूला जाए, क्योंकि ये जो सदन चलने का पैसा होता है वो लोगों का पैसा होता है, वो हार्डकोर मनी है। और हम लोग यहाँ अपनी जवाबदेही निभाने की जगह हम अपनी आपसी कले को लेकर हम लड़ाई लड़ते रहते हैं और सदन का बहुमूल्य समय व्यस्त करते हैं। वैसे में लास्ट 2 सेशन से प्रोडक्टिविटी सेशन की जो लोकसभा की है बहुत बाधित हुई है, बहुत कम हुई है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो राज्यसभा एकदम बिल्कुल चली है। तो ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष की ओर से मुझे बहुत दुखद हुआ है और मैं बहुत उनसे नाराज हूं इस बार। और मैं यही नहीं कहता कि सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेवारी है। स्पीकर सर को भी चाहिए कि थोड़ा एफर्ट करे, कल 1 ही मिनट में उठ गए ऐसा ना करे, थोड़ा एफर्ट करे और सदन को चलाने की कोशिश करे। तो विपक्ष का जो रवैया है, राज्यसभा में कैसे चला रहे आप? आपकी दोनों तरफ दोनों उसमें आपकी सत्ता है, आपकी भी वो सदस्य है, तो आपको भी दोनों तरफ से एक नीतिगत लड़ाई लड़नी चाहिए। मगर आप देख रहे हैं तो राज्यसभा में उनका स्टैंड अलग है और लोकसभा में अलग है।
तो ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, उस पर विचार करने की जरूरत और स्पीकर साहब को भी इस पे कार्यवाही करने की जरूरत। उमेश भाई जी, इस पर आप क्या कहेंगे? मंत्रालय वार जो चर्चाएं हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर हमने लंबी चर्चा राज्यसभा में सुनी है। नीतियों की समीक्षा संसद में होना, प्रभावी कितनी रही है ये जानना समझना, ये कितना महत्वपूर्ण अवसर होता है? एक्चुअल में सार्थक चर्चा हमेशा कुछ ना कुछ निष्कर्ष लाती है और जमीनी स्तर पर उसका परिणाम भी दिखता है। मंत्रालयों की जो योजनाओं का यहाँ पर विश्लेषण होता है, चर्चा होता है, वो केवल सदन में ही जानकारी नहीं पहुंचाता, वो पूरे भारत के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक वो जानकारी पहुंचती है। यहाँ सदन जो है, ये जो योजनाएं बनाती है, योजनाओं का फायदा किसको पहुंचना चाहिए, तो भारत के हर एक व्यक्ति तक ये योजनाओं की जानकारी पहुंचे और उसका लाभ वो उठाए और लाभान्वित हो, वही सरकार का लक्ष्य होता है। पर आमतौर पर हम देखते हैं कि योजनाएं सरकार बनाती है, पर वो इम्प्लीमेंटेशन में वहां कहीं ना कहीं खो जाती है। तो सार्थक चर्चा, विस्तारवार चर्चा पार्लियामेंट में होना और हर एक मंत्रालय की चर्चा होना बहुत जरूरी है, ताकि सार्थक चर्चा से सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों उस पर सार्थक चर्चा करें। काफी बार सत्ता पक्ष अपनी बातें कहती है, अच्छी योजनाएं बनाती है, मगर त्रुटियां रहती है। तो त्रुटियों पर अगर विपक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखे तो उससे सार्थक चर्चा से लोगों में अवेयरनेस भी आएगी और वो लाभार्थी भी उस योजनाओं का बेनिफिट लेगा। भारत का या पूरे विश्व का उद्धार तभी होगा जब हर एक व्यक्ति का विकास होगा। और हमारी सरकार की भी मंशा यह है कि भारत के अंतिम छोर पे खड़ा अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाया जाए और वो लाभान्वित हो, तभी जाके देश विकसित देश बन सकता है। और विकसित देश बनने के लिए हर एक का योगदान भी जरूरी है। आज हम देख रहे हैं तो ग्रामीण विस्तारों में आज पलायन, बेरोजगारी के चलते शहरीकरण ज्यादा हो रहा है। अभी भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार 24 घंटा इन बातों को लेकर काम कर रही है, पर काफी सारी बातों को लेकर अभी भी काम करने की जरूरत है। उसके लिए हमारे सदन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए, सदन के बाहर बैठे हर एक व्यक्ति को भी योगदान देना चाहिए, ताकि हम डेवलप कंट्री की तरह बने और जो विकसित बनने की ही नहीं बात, हम विकसित बन के दिखाए। तो इसके लिए सदन में चर्चा जो होती है, सार्थक चर्चा होती है, बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यही मकसद, यही उद्देश्य, यही सोच रही होगी उमेश भाई जी, इसीलिए एक अलग दिन नियत किया गया प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए पूरे हफ्ते में लेकर। तो कितना बड़ा अवसर आप इसे मान रहे हैं कि हर सांसद भी नीति से जुड़े? एक्चुअली में बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। मैं भी अपने 5 बिल इस बार मैंने इंट्रोड्यूस किए थे, उसमें से 3 पे चर्चा हो रही है। मैंने एक बिल लाया था कि पीजी की फीस हमारे मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो दिल्ली की सरकारी मेडिकल कॉलेज की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो हम कह रहे हैं कि भाई पीजी की फीस को नॉर्मलाइज किया जाए, सरकारी की तरफ से किया जाए, क्योंकि हमारा डीएनएच जो है वो आदिवासी बाहुल है। अगर वो 25 लाख 15 लाख से ऊपर की फीस रखेंगे तो पीजी कर ही नहीं पाएगा गरीब। वो बिल है। एक हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पर, जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे ज्यादातर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया जाता है, उनको फिक्स नहीं किया जा रहा है, और सरकारी पदों पर वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते करते रिटायर हो जाते हैं। तो मैं उनको फिक्स कराने की गारंटी पे, जैसे कि हम देखते हैं कि सरपंच हो या सांसद हो, जो 6 महीने में वो पद रिक्त होता है तो उसको भरना अनिवार्य होता है। तो वो सरकारी जॉब भी 6 महीने के अंदर उसकी भरी जानी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल पर काम करता है उसको सरकारी जो परमानेंट है उसकी सैलरी नहीं मिलती, उसको कम मिलती है। और आज आउटसोर्सिंग हो रहा है, तो आउटसोर्सिंग प्रथा को भी बंद किया जाए और ये युवाओं को रोजगार मिले और उनको सेफ्टी मिले, लाइफ की सेफ्टी, वो मैं ला रहा हूँ। एक साथ में सदन के लिए ला रहा हूँ कि भाई सदन में जो ये गतिविधियां है, शून्यकाल और प्रश्नकाल है, जो बाधित होते हैं उसको ना किया जाए। अगर सदन में अगर वो सारे अमेंडमेंट करने की जरूरत है आज, क्योंकि वो बिना बात के एक ही बात को लेकर सदन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो अगर ऐसी है तो सदन में कार्यवाही के लिए स्पीकर को और पावर्स दिए जाए, और खर्चा जो है अगर तो सदन के खर्चा हो रहा है तो सैलरी काटी जाए, और पेंशन भी, अगर सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रहा है तो फिर ये सांसदों को भी पेंशन क्यों मिल रहा है। तो इसी बहुत सारी बातों को मैं लेके आ रहा हूँ। साथ में फिशरमैनों की प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ, तो फिशरमैन के लेके मैं आ रहा हूँ। और हम सब देख रहे हैं कि पॉल्यूशन, आज पॉल्यूशन की व्यापकता कितनी बढ़ गई, और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है, दिल्ली से ज्यादा हमारे यहाँ है। तो वो सारी बातों को लेकर मैं ये 5 बिल ला रहा हूँ, 3 पे चर्चा हो रही है। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा अवसर होता है और बहुत बड़ी एक टूल्स है जिसको हम इस्तेमाल करके हमारी बातों को भी हम लाके कर सके। और मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बिल
प्राइवेट मेंबर बिल बहुत कम पास होते हैं, उस पर सरकार सोचे और जो विपक्ष में है और सत्ता में है वो भी इसको गौर करे और सत्ता पक्ष ऐसा ना सोचे कि कोई बिल लाके सरकार के सामने खड़ा हुआ है और उनको भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार से कोई बातें छूट जाती है तो उस माध्यम से प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से वो मेंबर उस बात को अवगत कराना चाहता है, सरकार के संज्ञान में लाना चाहता है, तो उन बिलों के ऊपर भी सार्थक चर्चा हो और उनको ज्यादा से ज्यादा उनको कानून पारित दिया जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। और क्योंकि संसद की कार्रवाई शुरू होनी है, आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, आप लोग को हिस्सा लेने जाना है। उमेश भाई आपका, रोडमल नागर जी आपका, सीमा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।